दोस्तों ये स्टोरी का 68 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। वेदांत मन ही मन बोला, भगवान करे तुम्हारे पैसे कभी इकट्ठे ही ना हो। वामिका को वेदांत का बड़बड़ाना सुनाई दिया तो वो बोली, कुछ कहा आपने? वेदांत ने ना में गर्दन हिला दी। कुछ देर तक वेदांत ऐसे ही ड्राइव करता रहा। एक बार फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वैसे तुमने बताया नहीं, फ्लैट लेने के बाद क्या करोगी? वामिका ने अब भी वेदांत की तरफ नहीं देखा। वो अब भी विंडो से बाहर देख रही थी जहां बारिश हो रही थी। शायद बारिश को देखकर उसे कार्तिक के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आ रहे थे। उसने वेदांत की बात ठीक से सुनी ही नहीं। वेदांत ने फिर कहा, वामिका तुमसे पूछ रहा हूँ, फ्लैट ले लोगी, उसके बाद क्या करोगी? वामिका की आंखों में अब हल्का सा पानी आ गया। उसने अपने आंसू को पोंछा और वेदांत की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, लेकिन बहुत दर्द होता है जब कार्तिक की याद आती है। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी कार्तिक की यादें दिल से नहीं निकलती। मैं जानती हूँ आपने मुझे उस दिन समझाया था, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। वामिका ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आप जानते हैं मैं पहली बार कार्तिक से जब मिली थी तब ऐसी ही बारिश हो रही थी। उसने मुझे अपनी छतरी ऑफर की थी। हम दोनों एक ही छतरी के नीचे अपने अपने घर गए थे। कार्तिक ने पहले मुझे छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। उसके बाद पता चला कि कार्तिक मेरा सीनियर है और बस धीरे धीरे मेरी और कार्तिक की मुलाकातें बढ़ती चली गई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर कार्तिक ने मुझे प्रपोज किया और मैं कार्तिक के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इतना कहकर वामिका की आंखों में पानी आ गया। वहीं वेदांत चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे कि वामिका शांत हो जाए, लेकिन आज बारिश को देखते हुए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वामिका बारिश को देखकर रोए ना, बल्कि बारिश को देखकर उसकी एक मीठी याद बन जाए। और तभी वेदांत ने गाड़ी रोक दी। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत ने सामने इशारा करते हुए कहा, वामिका उन बच्चों को देख रही हो? वामिका ने सामने देखा तो 4-5 बच्चे बस स्टैंड के पास कूद रहे थे, बारिश में एंजॉय कर रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वो बच्चे शायद अनाथ हैं या फिर बहुत गरीब। वेदांत बोला, तुम जानती हो इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, शायद रहने के लिए घर भी ना हो सकता है भीख मांगकर खाते हो, लेकिन देखो वो अपने पल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत बोला, चलो उनकी खुशियों को दुगना करते हैं। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतर गया और सीधा उन बच्चों के पास गया और जैसे वो बच्चे कूद रहे थे वेदांत भी उनके साथ उसी कीचड़ में कूदने लगा, जिस वजह से वेदांत का सूट भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। लेकिन वेदांत उन बच्चों के साथ पूरी मस्ती कर रहा था। वहीं वो बच्चे वेदांत जैसी पर्सनालिटी को अपने साथ खेलता हुआ देखकर खुश हो गए थे और वो भी वेदांत के साथ उस कीचड़ में कूद रहे थे। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वामिका बहुत समझदार थी। वो अच्छे से जानती थी कि वेदांत उसे समझाने के लिए ये सब कर रहा है, कि जो बात बीत गई उस पर रोने से ज्यादा अच्छा है कि अपने आने वाली जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। कुछ देर तक वामिका ऐसे ही उन्हें देखती रही और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। और तभी एक छोटा लड़का वामिका के पास आया और उसने गाड़ी का दरवाजा बजाकर वामिका को बाहर आने का इशारा किया। वामिका ने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा और उसका इशारा समझकर गाड़ी से बाहर आ गई। उस बच्चे ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ वहीं ले गया जहां वेदांत उन बच्चों के साथ कूद रहा था। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत ने एक हाथ वामिका की तरफ बढ़ाया और वामिका ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। उसे कहाँ पता था वेदांत इस हाथ को हमेशा के लिए थामना चाहता है। अब वामिका भी उन बच्चों के साथ ऐसे ही कूदने लगी जैसे वेदांत कूद रहा था। सबने बहुत मस्ती की और तभी वेदांत बोला, रुको, मैं गाड़ी में सॉन्ग चलाकर आता हूँ, फिर डांस करेंगे। वो सारे बच्चे खुश हो गए। उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत जल्दी से गाड़ी के पास आया और उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। थोड़ी ही देर में वो बच्चों के साथ जमकर डांस करने लगा। वामिका तो हैरानी से वेदांत को देख रही थी और तभी वेदांत ने इशारों में कहा, तुम डांस नहीं करोगी? वामिका कुछ नहीं बोली। वेदांत वापस से गाड़ी के पास गया और उसने गाना लगाया, ओ एथे आ। और जैसे ही ये गाना बजा वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। वो हैरानी से वेदांत को देख रही थी।
वेदांत ने इशारों में उसे डांस करने के लिए कहा तो अब वामिका मना नहीं कर पाई और वो उसी गाने पर डांस करने लगी। वेदांत भी उसके साथ डांस कर रहा था और बच्चे वो भी डांस कर रहे थे। वो बहुत खुश थे। कुछ देर तक वो सब ऐसे ही सड़क पर नाचते रहे। वैसे भी रात हो रही थी, आसपास लोग नहीं थे। वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। एक डांस ही था जिसकी वजह से वामिका खुश हो जाती थी और ये बात वेदांत को कॉलेज टाइम में ही पता चल गई थी कि कार्तिक के बाद अगर वामिका किसी को प्यार करती है तो वो है उसका डांस। थोड़ी देर ऐसे ही खुशी के पल बिताने के बाद आखिरकार वामिका रुक गई और वेदांत की तरफ हाथ जोड़ने लगी। वेदांत ने गाना बंद कर दिया और बच्चों को देखकर बोला, कुछ खाओगे? सब बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, तो आओ बैठो मेरी गाड़ी में, तुम्हें कुछ खिलाकर लाता हूँ। तभी उनमें से एक लड़का बोला, अरे नहीं साहब, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे, वो बस्ती देख रहे हो, वो वहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं। वेदांत बोला, अरे चलो, तुम्हें वापस यहीं लाकर छोड़ दूंगा। यह सुनकर उन पांचों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और तभी एक बच्चा बोला, चल चल बैठते हैं, बहुत लंबी गाड़ी है, उसके बाद तो कभी बैठने को नहीं मिलेगा। उन पांचों बच्चों ने आपस में सुलह करी और वेदांत की गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी देर में वेदांत उन सबको लेकर एक रेस्तरां के अंदर बैठा हुआ था। वो पांचों बच्चे खाना खा रहे थे। वामिका उन्हें देख रही थी। वामिका उस वक्त कार्तिक को पूरी तरीके से भूल गई थी, उस पल को एंजॉय कर रही थी। वहीं वेदांत बोला, तुम कुछ नहीं खाओगी? वामिका बोली, भूख तो नहीं है। वेदांत बोला, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ तो खा लेते हैं ना। इतना कहकर उसने वेटर को देखा और बोला, भैया एक पास्ता हमें भी लाकर दे दो। थोड़ी देर में वेटर एक पास्ता लेकर आया। वेदांत ने चम्मच उठाई और वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, दोनों मिलकर खाते हैं। वामिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और उसने वेदांत से चम्मच ले ली और देखते ही देखते वो और वेदांत दोनों ही उस पास्ता को खाने लगे। उन बच्चों को खाना खिलाने के बाद वेदांत ने उन सबको फिर से गाड़ी में बैठाया और वहीं छोड़कर आया जहां वो बच्चे बस स्टैंड पर कूद रहे थे। वेदांत फिर उन सबको देखकर बोला, देखो आज मेरी गाड़ी में बैठ गए हो, लेकिन किसी अजनबी के गाड़ी में मत बैठा करो। और तभी उनमें से एक लड़का बोला, ओह साहब, शक्ल से क्या पागल लगते हैं हम। पांचों ने सोच लिया था कि अगर तुम ऐसे वैसे लड़के होगे तो तुम्हारे बाल नोच लेंगे। यह सुनकर वामिका को हंसी आ गई। वहीं वेदांत ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड, किसी पर भरोसा नहीं करते, दुनिया बहुत बुरी है। और तभी उनमें से एक लड़का बोला, जानते हैं साहब, मम्मी पापा यही कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करना, अब चलते हैं। इतना कहकर वो लोग वहीं से एक पतली से सकरी रास्ते के तरफ चले गए जहां उनकी बस्ती थी। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, देखा बच्चे कितने स्मार्ट हैं। वामिका बोली, हाँ हाँ देख लिया, अब घर चले, माँ इंतजार कर रही होंगी। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। वामिका को लेकर गार्डन तक ही पहुंचा था कि सामने वंशिका हाथ बांधे खड़ी थी, पीछे वरदान जो वेदांत को देखकर चुप रहने का इशारा कर रहा था। वेदांत को भी समझते देर नहीं लगी कि इस वक्त उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा है। वेदांत एक कदम वंशिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, माँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वंशिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी। वेदांत एक और कदम वंशिका की तरफ बढ़ाया और बोला, माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वंशिका बोली, एक और कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो खींच कर चाटा गाल पर मारूंगी। तेरे पापा भी आज तक इतना लेट नहीं आए, टाइम देखा है तूने? 1 बज रहा है। शर्म नहीं आती देर रात तक एक जवान खूबसूरत लड़की को लेकर बाहर घूमते हुए। वेदांत ने हल्का सा पलट कर वामिका को देखा। वामिका तो आंखें फाड़े वंशिका को ही देख रही थी। उसने भी अपना सलाइवा गटक लिया। वेदांत बोला, अच्छा ठीक है, गलती हो गई, आगे से इतना लेट नहीं होगा, अंदर चले? वंशिका बोली, क्यों, अंदर चलकर डांट खानी है तुझे? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? 5 बजे के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, लेकिन तेरा काम ही 5 बजे के बाद शुरू होता है। ऐसा कौन सा तू पहाड़ तोड़ता है जो तू टाइम से घर नहीं आ सकता? कितनी बार कहा है तुझे टाइम से घर आ जाया कर, लेकिन नहीं, कभी 1 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा। अरे आज तो मैं हूँ, कल को तेरी बीवी आएगी, तब भी तू ऐसे ही करेगा? ये सुनकर वेदांत ने हल्के गुस्से में वंशिका को देखा। वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानती थी कि वेदांत वामिका से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। वंशिका बोली, जिससे भी तू शादी करेगा तो क्या उसे तेरा वक्त नहीं चाहिए होगा? तू अगर ऐसे ही करता रहा तो कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। देख लेना, तुझे बिल्कुल भी फैमिली की वैल्यू नहीं है।
वेदांत चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक नजर वरदान को देखा तो वरदान ने वंशिका को समझाते हुए कहा, बस करो, और कितना डांटोगी, जब शादी होगी तभी तब देखेंगे, अभी से बच्चे की जान लेने पर क्यों उतारू हो। ये सुनकर वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा तो वरदान एक कदम पीछे हटकर बोला, अच्छा ठीक है, जितना डांटना है डांट लो, मैं मना नहीं करूंगा। फिर उसने वेदांत को देखकर कहा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे टाइम से घर आना चाहिए। फिर उसने वामिका को देखकर कहा, वामिका बच्चे, तुम्हें भी टाइम से घर आना चाहिए। वामिका कुछ नहीं बोली। वंशिका ने वामिका को डांटते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी कुछ कह रहे हैं, कल तुम्हें भी टाइम से आना चाहिए। वामिका ने हैरानी से वंशिका को देखा। वंशिका ने अपनी आंखें बंद की और बोली, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे अंकल जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी टाइम से घर आना चाहिए। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, जी आंटी, आगे से जल्दी आऊंगी। वंशिका ने आंखें दिखाते हुए कहा, फिर आंटी कितनी बार कहा है, यहाँ सब मुझे बड़ी माँ कहते हैं, तुम बड़ी माँ कह दोगी तो घिस नहीं जाओगी। और तभी वरदान भी मौके पर चौका मारते हुए बोला, हाँ मुझे बड़े पापा कह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वामिका ने धीरे से कहा, जी बड़ी माँ, जी बड़े पापा, आगे से ध्यान रखूंगी। वंशिका बोली, ठीक है, अब चलो खाना खा लो, पता नहीं कहाँ भीग कर आए हैं। इतना कहकर वंशिका ने एक नौकर को आवाज लगाई और नौकर 2 तौलिए लेकर आया। वंशिका ने एक तौलिया गुस्से में वेदांत की तरफ फेंक कर मारा और बोली, पोंछ ले सर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। और दूसरे तौलिए से खुद वामिका के पास आई और उसके सिर को पोंछती हुई बोली, ठंड लग जाएगी बेटा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। वामिका हैरानी से वंशिका को देख रही थी, जिसने अभी अभी अपने बेटे को इतना डांटा और वामिका को इतने प्यार से समझा रही थी। वहीं वेदांत अपने सर को पोंछता हुआ वरदान को देख रहा था। वरदान ने फिर से चुप रहने का इशारा किया। वंशिका बोली, चलो अंदर चलो, कपड़े चेंज कर लो। इतना कहकर वंशिका अंदर जाने लगी। उसने फिर एक नजर वरदान को देखा और बोली, अब आप भी चलिए, आ गए आपके बच्चे, घर कब से भूखे बैठे हुए हैं। इतना कहकर वंशिका अंदर गई। वेदांत ने वरदान को देखकर कहा, पापा यार ये क्या बात हुई, आप तो खा लिया करो। वरदान ने वेदांत के गालों को छूकर कहा, तेरे बिना भूख ही नहीं लगती, चल बाप बेटा साथ में बैठकर खाते हैं। वेदांत ने मुस्कुराकर अपने पापा को गले लगा लिया और वामिका यह सब देख रही थी। वामिका यह सब देख रही थी और तभी वरदान ने हल्का सा पलटकर वामिका को देखा और बोला, चलो बेटा, तुम्हारी बड़ी माँ बुला रही है। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो भी अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद चारों ही डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वंशिका ने वामिका की प्लेट में एक और रोटी परोसते हुए कहा, तुम ठीक से कुछ खाती क्यों नहीं हो, सुबह भी एक ही पराठा खाकर गई थी, लंच भी तुम्हारा बचा हुआ आता है, तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता क्या। यह सुनकर वामिका की आंखें भीग गई। वो वंशिका को देखकर बोली, आंटी आपको मेरा इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए, आज नहीं तो कल मैं इस घर से चली जाऊंगी, फिर आपको दुख होगा। वंशिका ने भी प्यार से वामिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मुझे अकेली को दुख होगा, तुम्हें नहीं होगा। वामिका की आंखों में आंसू बह गए। वो भरे गले से बोली, मुझे भी होगा, इसलिए तो कह रही हूँ, इतना प्यार मत किया कीजिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली, लेकिन अब उससे खाना खाया नहीं जाता। वो चेयर से उठ गई और बिना किसी की तरफ देखे अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। वामिका थोड़ी सी ही सीढ़ियों चढ़ी थी कि वंशिका बोली, अगर मुझसे दूर जाने से तुम्हें दर्द होता है तो मत जाओ दूर, हमेशा के लिए यहीं रह लो। वामिका ने पलटकर वंशिका को देखा और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, जाना तो मुझे पड़ेगा, मैं पहले ही आपके बेटे के एहसान तले दबी हुई हूँ, और एहसान मत कीजिए, सच कहती हूँ मर जाऊंगी। इतना कहकर वो 2 और सीढ़ियां चढ़ी तो वंशिका बोली, कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं तो वो एहसान उतार दो। वामिका के कदम रुक गए। उसने हैरानी से वंशिका को देखा तो वंशिका बोली, मेरे बेटे से शादी कर लो, एहसान उतर जाएगा। ये सुनकर वेदांत को तो खांसी आ गई। वरदान ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं वामिका आंखें फाड़े वंशिका को देख रही थी। वंशिका की बात सुनकर वामिका बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि वंशिका एकदम से ये बात बोल देगी। वामिका का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखें अभी हैरानी से खुली हुई थी। इतने में वंशिका ने फिर कहा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इतना हैरान हो, तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद ही तो किया है। वामिका अभी आंखें फाड़े वंशिका को देख रही थी। वहीं वरदान और वेदांत दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे।
वेदांत का चेहरा तो एकदम बच्चे जैसा हो गया था, क्योंकि वो वामिका के जवाब को जानता था। उसे इस वक्त वंशिका पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उसकी माँ ने अचानक से ऐसी बात बोल दी, जबकि वो वामिका को धीरे धीरे अपने दिल की बात बता देता। वामिका ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने जल्दी से एक प्लेट उठाई और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। उस प्लेट के अंदर थोड़ी सी सब्जी थी जो उसके कपड़ों पर गिर गई, लेकिन उसने प्लेट अपने चेहरे से नहीं हटाई और ये नज़ारा देखकर वरदान को हंसी आ रही थी। वहीं वंशिका एक बार फिर बोली, वामिका कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच कर जवाब दे दो। वामिका को वहां खड़ा होना मौत के बराबर लग रहा था। वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने थोड़ा सा प्लेट हटाकर देखा तो वामिका जा चुकी थी। उसने प्लेट गुस्से में टेबल पर रखी और वंशिका की तरफ देखकर बोला, माँ क्या कर रही हो, मेरा ब्रेकअप कराओगी? वंशिका भी अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर टांगती हुई बोली, कौन सा ब्रेकअप? तूने कौन सा उसे प्रपोज कर दिया या कौन सा तूने उसे अपने दिल की बात बता दी? खुद तो कुछ करेगा नहीं और माँ कर रही है तो माँ पर ही चिल्ला रहा है। एक चाटा मारूंगी तो 4 बार चक्कर काटेगा। वंशिका से डांट सुनने के बाद वेदांत ने वरदान को देखा तो वरदान तो अपना खाना आराम से खा रहा था। वो एकदम से ऐसा हो गया जैसे उसे पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। वेदांत बोला, पापा ये ड्रामा नहीं चलेगा, आप माँ को समझाते क्यों नहीं? वरदान ने वंशिका की तरफ देखा तो वंशिका बोली, खबरदार अगर मुझे कुछ कहने की कोशिश भी की तो अपने बेटे को समझाओ। याद है ना आप अपने टाइम में कैसे थे? इससे तो बहुत एडवांस थे। थोड़ी अकल इसे भी दे दीजिए, वरना या बस उसे लड़की को देखता ही रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। वरना थोड़ी अकल अपने बेटे को भी दे दो। इतना कहकर वंशिका जाने लगी। वेदांत ने पैर पटक कर वरदान को देखा और बोला, कौन सी अक्ल? वरदान ने आराम से एक निवाला अपने मुख में रखा और उसे चबाते हुए बोला, वो मैं तुमसे ज्यादा एडवांस था, मैंने पहले ही मुलाकात में तुम्हारी माँ को। वरदान ने इतना ही कहा था कि वंशिका जाते जाते वापस आई और वरदान की बाजू पर मार कर बोली, शर्म नहीं आती बच्चे को ये सब बताते हुए? वरदान ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन अभी तुम्ही ने तो कहा कि इसे समझाओ, तो मैं समझा रहा था। वंशिका वरदान को आंखें दिखाते हुए बोली, समझाने के लिए कहा था, अपने कांड गिनवाने के लिए नहीं। क्या करूं मैं बाप बेटे का? खुद तो दोनों से कुछ होगा नहीं, मैं कर रही हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो। फिर उसने वेदांत को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने शादी की बात छेड़ दी है, अब उसे मनाना तुम्हारा काम है। वेदांत बोला, पॉसिबल ही नहीं है मॉम, ये क्या कर दिया आपने? ऐसा ना हो वो सामान पैक करके यहाँ से जाने की बात कर दे। यह सुनकर वंशिका थोड़ा सोच में पड़ गई। ऐसा हो सकता था कि वामिका उस घर से चली जाए, क्योंकि अभी तक उसके दिल से कार्तिक की यादें गई नहीं थी। कुछ सोचकर वंशिका ने कहा, फिक्र मत करो, वो नहीं जाएगी। इतना कहकर वंशिका चली गई। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा तो वरदान बोला, यार मुझे इन चीजों से दूर रखो, तू जाने तेरी माँ जाने, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मुझे तो वंशिका पसंद आई थी और मैं तो वंशिका को लेकर घर से भाग गया था। इतना कहकर वरदान ने अपनी प्लेट उठाई और जाता हुआ बोला, अब तेरी माँ मुझसे भी नाराज हो गई है, जाकर मनाता हूँ और तू भी वामिका को थोड़ा समझा दे। इतना कहकर वरदान वहां से चला गया। वहीं वेदांत के अंदर तो हिम्मत ही खत्म हो गई थी कि वो वामिका के पास चला जाए, लेकिन जाना तो पड़ता ही, नहीं तो वामिका पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठ जाती। आखिरकार हिम्मत करता हुआ वेदांत वामिका के कमरे के बाहर चला गया। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो वामिका वहां नहीं थी और सिद्धि आराम से सो रही थी और उसके पास कुछ किताबें पड़ी हुई थी। वेदांत धीरे धीरे दबे पांव से कमरे के अंदर आया। उसने सिद्धि के पास पड़ी हुई किताबों को समेटा और टेबल पर रख दिया और फिर उसने ब्लैंकेट से सिद्धि को कवर करते हुए धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा और तभी पीछे से आवाज आई, आप यहाँ? वेदांत एकदम से डर गया, लेकिन उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, क्योंकि पीछे वामिका थी। वेदांत ने एक बार फिर सिद्धि के बालों में हाथ फेरा और बोला, वो सिद्धि को देखने आया था। इतना कहकर उसने पीछे पलटकर वामिका को देखा तो वामिका अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आई थी। वो बोली, देख लिया सिद्धि को, अब जाइए। वेदांत बोला, देखो मुझे तुमसे बात भी करनी थी, माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनकी बात दिल पर मत लेना। वो सुबह शाम मेरी शादी के सपने देखती रहती हैं ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम माँ की बात का बुरा नहीं मानोगी।
और उन्हें माफ कर दोगी। वामिका धीरे से बोली, कैसी बातें करते हैं साहब, आपने मुझे छत दी, यहाँ मुझे माँ का प्यार मिला, मैं उनकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी। माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मुझसे इतना बड़ी हैं। और रही बात कि उन्होंने बोल दिया, तो आप अपनी माँ की बातों पर गौर क्यों नहीं करते, शादी कर लीजिए ना। ये सुनकर वेदांत की आंखें खुशी से चमक गई। वो बोला, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो, तुम जब कहोगी मैं शादी कर लूंगा। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वहीं वेदांत ने जब वामिका के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और मन ही मन खुद पर गुस्सा करता हुआ बोला, तू कुछ कुछ सार्थक जैसा होता जा रहा है, थोड़ा सा शांति से काम ले, इतना क्यों एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वामिका बोली, आप गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर बड़ी माँ आपके शादी के सपने देखती हैं तो आपको किसी से शादी कर लेनी चाहिए। वेदांत अब कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। और तभी वामिका बोली, देखिए मैं समझती हूँ वो माँ है, उन्होंने आपकी शादी के लिए बहुत सपने देखे हैं, आपको अपनी माँ के सपनों का मान रखना चाहिए। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, वामिका मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि माँ की बातों को दिल पर मत लेना, बाकी मैं माँ को समझा दूंगा। तुमने आज बहुत काम किया था, ऑफिस में ही थक कर सो गई थी, चलो तुम आराम कर लो और माँ की बातों को दिल पर मत लेना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने जोर से मुक्का दीवार पर मारा और फिर हल्का सा झांक कर वामिका को देखा तो वामिका सिद्धि के पास लेट गई थी। उसने फिर लैंप बंद किया। वेदांत भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा तो सार्थक सो रहा था। एक बार को तो वेदांत का मन हुआ कि सार्थक को जोर से लात मारे ताकि उसका गुस्सा थोड़ा तो कम हो, लेकिन अगले ही पल वो सार्थक के पास लेट गया और उसने सार्थक को कसकर गले लगा लिया। सार्थक नींद में बोला, अरे मैं भी वामिका नहीं हूँ। ये सुनकर वेदांत ने एक पंच सार्थक की कमर पर मारा और बोला, चुपचाप लेटा रहे, इस घर में जिसे देखो वामिका, जिसे देखो वामिका। सार्थक अब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नींद में था। वहीं वेदांत उसकी आंखों के सामने वामिका का चेहरा आ रहा था और अचानक ही उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वो सीधा होकर लेट गया और सीलिंग की तरफ नजर घुमाता हुआ बोला, वैसे माँ ने किया तो ठीक ही है, आखिर उसके दिमाग में शादी की बात तो जाननी ही चाहिए थी। इतना कहकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और खुद में ही शर्माकर सो गया। दूसरी तरफ शिवा एक व्हील चेयर खींच रहा था, उस पर वीरा बैठी थी। आज आर्या ने वीरा को बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसे एक जाजट की पिंक कलर की साड़ी पहनाई थी। विराज को वीरा पर पिंक कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगती थी। शिवा व्हील चेयर को खींचता हुआ बोला, मैंने तो विराज से कई बार बात की लेकिन वो मेरी बातों का जवाब नहीं देता। तुम विराज से बात करो, क्या पता तुम्हारी बातों का जवाब दे दे और उठ जाए। अगर वो सही हो गया तो हम उसे घर लेकर चलेंगे। इतना कहकर शिवाय वीरा को लेकर विराज के कमरे में आ गया। फिर वो वीरा के सामने गया और पंजों के बल बैठता हुआ बोला, तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे भाई को ठीक कर दिया था। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, एक बार फिर ठीक कर दो। इतना कहकर शिवाय की आंखों में पानी आ गया क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गया था। वहीं वीरा, उसकी आंखें भी भीग गई थी। आर्या ने भी अपने आंसू जैसे तैसे कंट्रोल कर लिए और तभी शिवांगी वो आर्या के गले लगकर भरे गले से बोली, शिवाय पापा रो क्यों रहे हैं। आर्या ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पापा को ठीक करना है ना, इसलिए उनकी आंखों में पानी आ गया। वीरा ने शिवाय के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और धीरे से बोली, विराज को कुछ नहीं होगा, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, हम सब युग की शादी में शामिल होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रूही दी की शादी में शामिल हुए थे। बहुत मस्ती करेंगे, बहुत डांस करेंगे। अब तो आपने मेरी शिवांगी को भी मुझसे मिला दिया, अब रोने का कोई कारण नहीं है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से खड़ा होकर वीरा की व्हील चेयर को विराज तक ले आया। विराज की आंखें बंद थी। वीरा ने विराज का एक हाथ पकड़ा और उसे अपने गालों पर लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसके आंसू विराज की हाथ पर गिर रहे थे। वीरा बोली, विराज हमारी बेटी मिल गई, अब उठ जाइए ना, ठीक हो जाइए ना। देखिए तो शिवाय भैया हमें लेने आए हैं, बहुत सालों से यहाँ हैं, अब हम अपने घर चलेंगे, रघुवंशी मेंशन चलेंगे। मेरा अवनीत, मुझे उससे भी तो मिलना है।
शिवाय भैया ने बताया कि अवनीत की शादी पीहू से हो गई है। आपको पता है अवनीत और पीहू एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन उन्होंने पूरी फैमिली को खबर नहीं होने दी। विराज उठिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, उठिए ना विराज। लेकिन विराज की बॉडी में हलचल नहीं हो रही थी। ये नजारा देखकर आर्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे देखा नहीं गया तो वो पलट कर खड़ी हो गई। वहीं सिवाय उसने अपने आंसू को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर वीरा कोशिश करेगी तो विराज उठेगा जरूर। वहीं शिवांगी आर्या को रोते हुए देख रही थी, तो आर्या ने शिवांगी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके कान में बोली, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम वापस चलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आर्या से दूर हो गई, और फिर जाकर उसने विराज का दूसरा हाथ पकड़ लिया। शिवांगी ने भी अपने पापा की हथेली पर किस करके कहा, पापा उठ जाइए ना। सिवाय पापा ने बताया है कि आप मेरे असली वाले पापा हो, उठ जाइए ना पापा। आप उठ जाओगे तो मैं आपको अनिरुद्ध से मिलाऊंगी। आपको पता है अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, उसने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं, बहुत सारी बातें। और आपको पता है पापा, एक दिन सिवाय पापा मुझे सिंघानिया हाउस लेकर गए थे। वहां मैं सीढ़ी पर चढ़ी, वो ना लकड़ी की होती है, उस पर गिरने का डर लगता है, लेकिन मैं गिरी नहीं, मुझे अनिरुद्ध ने बचा लिया था। उठ जाइए ना पापा, देखिए ना मम्मी रो रही हैं, प्लीज पापा। मैंने मम्मी से बहुत सारी बातें की, मुझे अब आपसे भी बात करनी है। अब मेरे भी असली वाले मम्मी पापा हो जाएंगे, प्लीज पापा उठ जाइए ना। लेकिन विराज की बॉडी अब भी हलचल नहीं कर रही थी, और ये देखकर वीरा और ज्यादा रोने लगी। शिवांगी की आंखों में भी पानी था, वीरा का दिल टूट रहा था। वो अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रही थी। कुछ देर तक वीरा और शिवांगी दोनों ही कोशिश करते रहे, लेकिन विराज की बॉडी अब भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। आखिरकार शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और आर्या की तरफ इशारा किया। आर्या शिवांगी के पास गई और उसे विराज से दूर करते हुए बोली, कोई बात नहीं, विराज भैया ठीक हो जाएंगे, रोना बंद करो, आज नहीं तो कल हम विराज भैया को घर लेकर ही जाएंगे। वहीं शिवाय ने भी वीरा की व्हील चेयर को खींचते हुए कहा, वीरा हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा, समझ रही हो ना। वीरा गुस्से में बोली, हाँ समझ रही हूँ, एक बार में नहीं, इन्हें समझ में कहाँ आता है, इन्हें तो मुझे रुलाने में अच्छा लगता है। वीरा सुबक रही थी कि विराज की उंगलियों ने हिलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हिल रही थी और यह देखकर वीरा ने जल्दी से विराज का हाथ पकड़ लिया और शिवाय को देखकर बोली, भैया इन्हें होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। रजावत हाउस में वेदांत और वामिका दोनों ही सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहे थे। दोनों ही साथ में ऑफिस जाते थे। दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे। वेदांत ने सार्थक की तरफ देखकर कहा, आज सब कहाँ हैं? सार्थक बोला, पापा ऑफिस चले गए, मैं रघुवंशी मेंशन चली गई, बड़े पापा और बड़ी मम्मी अपने बेडरूम में हैं, और मैं अब सिद्धि को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, फिर वहीं से ऑफिस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने सिद्धि को देखा और बोला, चलो चलो, कितना खाओगी? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठ गई। फिर उसने वामिका को गले लगाया और बोली, दी जा रही हूँ। वामिका ने सिद्धि के गाल पर हाथ लगाया और सार्थक सिद्धि को लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही डाइनिंग टेबल पर बस वेदांत और वामिका बैठे हुए थे। वेदांत ने एक नौकर को देखकर कहा, आज माँ पापा नाश्ता नहीं करेंगे? उस नौकर ने सर झुकाकर कहा, सर वो आज वंशिका मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सर उनके पास ही हैं। यह सुनकर वेदांत हैरानी से नौकर को देख रहा था। वहीं वामिका जो ब्रेड पर जाम लगा रही थी, उसके हाथ रुक गए। एक ही पल में उसे कल रात की बातें याद आ गई। वेदांत जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। पीछे पीछे वामिका भी चली गई। दोनों ही कमरे में पहुंचे तो वंशिका लेटी हुई थी और उसने अपने सिर को एक पट्टी से बांधा हुआ था, एकदम बीमार लग रही थी। वरदान उसी के पास चेयर पर बैठा हुआ था। वरदान बोला, वंशिका तबीयत और बिगड़ जाएगी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन वंशिका ने अपना हाथ खींच लिया। तभी वेदांत बोला, माँ क्या हुआ, क्या हुआ है आपको? इतना कहकर वो वंशिका के पास बैठा और उसके सिर को सहलाने लगा। वंशिका बोली, कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, किसी को मेरी नहीं पड़ी। वेदांत बोला, माँ कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, या फिर रुको मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला तो वंशिका ने उसके हाथ से फोन लेकर जोर से दीवार पर मार दिया।
ये नजारा देखकर वामिका एकदम से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही रात में हो क्या गया है। वहीं वेदांत भी आंखें फाड़े एक बार अपने फोन को देखता और एक बार अपनी माँ को, फिर बोला, माँ हुआ क्या है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, पापा से लड़ाई हुई है? वरदान चेयर से खड़ा हो गया और बोला, मुझसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, खामखा मुझे बीच में मत घसीटो, मैं तो कब से समझा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रही। वेदांत बोला, माँ क्या हो गया है बताओ तो सही। वंशिका बोली, इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है, जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मेरा मर जाना ही ठीक है। ये सुनकर वामिका की आंखों में तो हल्का सा पानी आ गया। वहीं वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, माँ शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रही हो? वंशिका बोली, क्या गलत बोल रही हूँ? अगर मेरी बात का मान ही नहीं रखना है तो मैं जीकर क्या करूंगी? सोचा था कि इस घर में सब मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन अब पता चला ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। इतना कहकर वंशिका ने वामिका को देखा। वामिका ने अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बड़ी माँ उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वेदांत बोला, माँ मुझे बताओ तो किसने आपकी इंसल्ट की है, किसने आपकी बात नहीं मानी? वंशिका ने वामिका की तरफ उंगली उठा दी। वामिका का दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वेदांत बोला, माँ वामिका ने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? वंशिका बोली, क्यों? कल रात मैंने इसे कहा कि मेरे बेटे से शादी कर ले, लेकिन बिना जवाब दिए चली गई। यह सुनकर वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं वरदान वो भी आंखें फाड़े अपनी बीवी को ही देख रहा था। वेदांत बोला, माँ भला ये क्या बात हुई? वंशिका बोली, बात कैसे नहीं हुई, कल मैंने इससे एक सवाल पूछा था, ये मुझे जवाब दे सकती थी, लेकिन ये चुपचाप चली गई। इससे इतना नहीं हुआ कि कम से कम अपने दिल की बात अपनी बड़ी माँ को तो बता दे। वेदांत ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका की नजरें झुक गई, उसका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वेदांत बोला, उसने मुझे जवाब दे दिया, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मिल गया आपको जवाब, अब उठिए डॉक्टर के पास चलिए। वंशिका अपना हाथ झटकते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। अगर ये तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मुझे रीजन बताए, मुझे बताए कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुझ जैसे लड़के को रिजेक्ट कर रही है। देख खुद को कितना स्मार्ट है तू, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, इतना समझदार है, कितनी जल्दी तूने सारा बिजनेस संभाल लिया। आखिर तुझ में कौन सी कमी है जो वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती? वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। वहीं वामिका, उसकी आंखों में अब तक पानी आ गया था। वेदांत ने वामिका को देखा और बोला, तुम बाहर जाओ। वामिका ने वंशिका को देखा तो वंशिका ने मुंह फेर लिया। वेदांत ने एक बार फिर कहा, प्लीज वामिका, मैं माँ को समझा लूंगा, तुम प्लीज बाहर जाओ। वामिका चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। शायद उसके अंदर भी जिज्ञासा थी कि ये सुनने की कि वेदांत अपनी माँ को कैसे समझाता है। वेदांत ने फिर वंशिका को देखकर कहा, माँ कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, पागल तो नहीं हो गई? क्यों मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो? वो नहीं करना चाहती मुझसे शादी, उसे फोर्स तो नहीं कर सकते, कैसी बातें करती हो आप? वंशिका बोली, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो जिंदगी भर शादी ही नहीं करेगी, कभी ना कभी तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल उसका दिल भी शादी के लिए बेचैन होगा, तब वो क्या करेगी? देख वो अच्छी लड़की है और मुझे तेरे लिए पसंद है, तुझे उसे पटा लेना चाहिए। वेदांत ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और बोला, माँ ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले उठो डॉक्टर के पास चलते हैं। वंशिका बोली, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, जब तक तू वामिका से शादी नहीं करेगा मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी और ना ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना अपना इलाज कराऊंगी और ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये सुनकर वेदांत ने हैरानी से वरदान की तरफ देखा तो वरदान तो पहले ही अपना सर दीवार में पटक रहा था, लेकिन उसने अपना एक हाथ माथे पर लगाया हुआ था ताकि चोट ना लगे। वेदांत बोला, पापा ये आपने रात ही रात में माँ को कौन सी घुट्टी पिला दी जो माँ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? वरदान बोला, तुझे मेरे माँ की भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है तेरे माँ के दिमाग की अपनी ही उपज है। फिर उसने वंशिका को देखकर कहा, क्यों उस बच्ची को परेशान करने पर तुली हुई हो, कैसी अजीब सी रट लगा रखी है, चलो उठो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतना कहकर वेदांत ने वंशिका का हाथ पकड़ा तो वंशिका ने हाथ झटकते हुए कहा, तुम बाप बेटे को लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे वामिका से अच्छी लड़की अपने वेदांत के लिए नहीं मिलेगी, बस मैंने सोच लिया तो सोच लिया। या तो वामिका मुझे रीजन बताए कि वो मेरे मगरमच्छ से बेटे को रिजेक्ट क्यों कर रही है,
या फिर मैं ऐसे ही अनशन त्याग दूंगी। इतना कहकर वंशिका ने माँ बाप बेटे से अपना मुंह फेर लिया। इस बार वेदांत दीवार के पास गया और अपना सिर पटकने लगा। वरदान बोला, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी माँ पहले से ही इतनी जिद्दी है। वेदांत ने इस बार अपनी माँ की तरफ हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज, आप क्या चाहती हो कि वो इस घर से चली जाए? वंशिका बोली, जाकर तो दिखाए, उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने सिर्फ उसे बेटी बोला नहीं, उसे बेटी माना भी है। उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। एक रिश्ता का, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। तो क्या गलत कर रही हूँ? चलो मान लेते हैं तेरी उससे शादी नहीं होगी, तो क्या हम उसकी शादी कहीं और नहीं करेंगे? अरे कहीं और करने से अच्छा है कि उसकी शादी मैं तुझसे कर दूं। कितनी तो प्यारी है। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, जाकर बोल दो वामिका से, या तो वो मुझे आकर तुम्हें रिजेक्ट करने का रीजन बताए या फिर तुमसे शादी कर ले। दोनों बाप बेटे निकलो मेरे कमरे से। वेदांत और वरदान दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों बाहर आने लगे। वामिका, जो कि दरवाजे के पास खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वेदांत और वरदान भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर उदासी थी, दोनों ही खाना नहीं खा रहे थे। वामिका बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप बड़ी माँ के पास रहिए। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने वरदान से कहा, हो गया क्या माँ को? वरदान बोला, मुझे क्या पता, कल रात से एक ही रट लगाए हुए है। वेदांत बोला, पापा मेरा आज ऑफिस जाना जरूरी है, मुझे वामिका के दिए हुए डिजाइन इंडिया के बेस्ट डिजाइनर को भेजने हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप माँ को संभाल लोगे? वरदान बोला, हाँ संभाल लूंगा। वेदांत ने अपना बैग उठाया और चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा वामिका गाड़ी में बैठ रही है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है। वेदांत भी जल्दी से आगे आया और वामिका के साथ गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को देखकर बोला, ड्राइवर चलो। वामिका विंडो की दूसरी तरफ देख रही थी और वेदांत दूसरी तरफ। दोनों के बीच कोई बातें नहीं हुई। वैसे तो उन दोनों के बीच में ज्यादा बातें होती नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें हो जाती थी। लेकिन आज तो जैसे खामोशी उनके बीच पसर गई थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। वामिका जैसे ही उतरने को हुई, वेदांत बोला, वामिका मेरी बात सुनो। वामिका वापस से गाड़ी में बैठ गई। वेदांत ने ड्राइवर से कहा, तुम बाहर जाओ। ड्राइवर उतरकर बाहर चला गया। वेदांत बोला, माँ को मैं समझा लूंगा, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डिजाइन पर ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो। माँ है ना, इसलिए ऐसी बातें करती हैं। वामिका कुछ नहीं बोली, ना ही उसने वेदांत की तरफ देखा। हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी से उतरकर चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने अपना सिर 2 बार सीट पर मारा और बोला, माँ क्यों मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ वंशिका बेड पर पलथी मारकर बैठी हुई थी और उसके सामने पराठे रखे हुए थे और वो चाव से दही के साथ पराठे खा रही थी। वरदान हाथ बांधे उसे देख रहा था। वो बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया? वंशिका पराठा खाते हुए बोली, देखो आपके बेटे से कुछ होगा नहीं। ऐसे तो वो बुढ़ापे में जाकर उससे शादी करेगा, लेकिन मेरे आइडिया से वो जल्दी शादी कर लेगा। वरदान बोला, और शादी के बाद भी उनके बीच ऐसे दूरी रही तो? वंशिका ने वरदान को देखा और बोली, वामिका सच में अच्छी लड़की है। अगर वो हमारे वेदांत के साथ एक ही कमरे में रहेगी तो क्या उसे वेदांत से प्यार नहीं होगा? आप भी ना कुछ नहीं समझते। थोड़ा टीवी सीरियल देख लिया करो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। इतना कहकर उसने प्लेट वरदान की तरफ बढ़ाई और बोली, एक और पराठा लाकर दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, एसिडिटी हो गई। वरदान बोला, और एसिडिटी में तुम इतना खा रही हो? वंशिका बोली, लाकर दीजिए ना एक और पराठा। वरदान ने प्लेट ली और बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद एक और पराठा लेकर आया। उसने वंशिका के सामने प्लेट रखते हुए बोला, और अगर ये बात वेदांत और वामिका को पता चल जाए तो? वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा और बोली, ये बात मेरे और आपके बीच में है। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगी। सच कहती हूँ, अगर मेरे बच्चे की लव स्टोरी के बीच में आप आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बेटे की शादी वामिका से ही होगी। आपको क्या पता बेचारा कब से वामिका से वन साइड लव करता है। आप नहीं समझोगे, शॉर्टकट है शॉर्टकट। ऐसे ही उन दोनों की शादी हो सकती है, वरना वेदांत के भरोसे रहे तो वह आने वाले 20 साल में उससे शादी करेगा, समझे? वरदान बोला, समझ गया, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वंशिका पराठा खाते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं है, मैं टीवी में देखकर सब एक्टिंग करना सीख गई हूँ। 2 दिन और ऐसी पड़ी रहूंगी ना
तो वामिका शादी के लिए मान जाएगी और एक बार उसकी शादी वेदांत से हो गई तो दोनों करीब भी आ जाएंगे। मैं जानती हूँ कार्तिक के जाने के बाद वो लड़की बहुत अकेली हो गई है। अब उसके अकेलेपन को हमारा वेदांत ही तो दूर कर सकता है। इतना कहकर उसने जल्दी से पराठा खा लिया। वरदान ने प्लेट उठाई और बोला, मैं इन्हें रखकर आता हूँ। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और वरदान प्लेट लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ अभिमान के हाथ में जूस का गिलास था और आराध्या बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। आराध्या मुंह बनाकर बोली, जैसे इसे लेकर आए हो वैसे ही रख कर आ जाओ या फिर खुद पी लो, मैं नहीं पीने वाली। अभिमान ने बच्चा सा मुंह बनाकर बड़े प्यार से कहा, थोड़ा सा ही तो पी लो ना। आराध्या गुस्से में बोली, ये थोड़ा है, सुबह आपने मुझे पनीर खिलाया, उसके बाद आपने मुझे फल खिलाए, उसके बाद एक पराठा भी खिला दिया, अभी 11 ही बजे हैं और इस जूस को लेकर आ गए। अरे मैं नहीं पी पाऊंगी, मुझे नहीं पीना। इतना कहकर आराध्या ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमान थोड़ा सा आराध्या के करीब गया और बहुत प्यार से बोला, देखो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है। अगर तुम ठीक से खाओगी नहीं तो बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, समझ रही हो ना। प्लीज देखो। अच्छा एक काम करो, ये पूरा गिलास है ना, इसे आधा पी लो। आराध्या गुस्से में बोली, ये गिलास कितना बड़ा है, ये देख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है मेंशन का सबसे बड़ा गिलास लेकर यहाँ आ गए। कहीं आपका पुश्तैनी गिलास तो नहीं, जब राजा महाराजा इस गिलास में पीते थे। अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये उसके लिए रोज का टास्क था। जाने से पहले वो आराध्या को जूस पिलाकर जाता था, लेकिन आज तो आराध्या जैसे जूस पीने के मूड में ही नहीं थी। अभिमान ने एक बार फिर ट्राई करते हुए कहा, इतना बड़ा गिलास कहाँ है, छोटा ही तो है। अच्छा तुम आधे से थोड़ा पी लेना, चलो फटाफट मुंह खोलो। इतना कहकर उसने आराध्या के होठों पर गिलास लगा दिया और बहुत प्यार से उसे जूस पिलाने लगा। अभिमान ने जबरदस्ती आराध्या को पूरा जूस पिला दिया। आराध्या ने जूस तो पी लिया, लेकिन वो गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने जबरदस्ती दांत दिखाए और एक कदम पीछे हटकर बोला, मैं ये पुश्तैनी गिलास रखकर आता हूँ। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से अभिमान को देखे जा रही थी। अभिमान चुपचाप दबे पांव उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोली, कभी सोचा भी नहीं था इतना अकड़ू लड़का मेरे आगे पीछे घूमेगा। और तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज पड़ी, तुमने इस अकड़ू लड़के को सुधार जो दिया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ युग ने गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर रोकी और उसने हार्न बजाना शुरू कर दिया। हाउस के अंदर अजय, नित्या और गरिमा तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हार्न सुनकर गरिमा के हाथ रुक गए। वहीं अजय और नित्या भी एक दूसरे को देखने लगे। गरिमा बोली, वो हार्न बजाता रहेगा। नित्या ने दांत पीस कर कहा, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। गरिमा के दिल में अजीब सी धक हुई। वो बस नित्या को ही देखे जा रही थी। नित्या ने दांत पीसते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, जब थक जाएगा तो वापस चला जाएगा। गरिमा ने कुछ नहीं कहा, अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगी। उसने युग को मैसेज करते हुए कहा, चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। युग का मैसेज आया, जब थक जाऊंगा तो चला जाऊंगा। वहीं उसके हार्न बजाने से नित्या और अजय दोनों ही परेशान हो रहे थे। आखिरकार अजय ने नित्या की बाजू पकड़ी और उसे चेयर से उठाकर अपने साथ खींचता हुआ एक कमरे में लेकर आया। नित्या ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ। अजय बोला, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, रघुवंशी फैमिली कैसी है। वो लोग गरिमा का किडनैप कर लेंगे, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी, तो बेहतर है कि हम लोग खुशी खुशी शादी में इन्वॉल्व हो जाएं। नित्या गुस्से में बोली, क्या बोल रहे हो अजय, भूल गए क्या उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। अजय बोला, भूला नहीं हूँ, लेकिन हमारे कुछ भी करने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, अगर हम खुशी खुशी इस शादी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो गरिमा को अपनी तरफ रख सकते हैं, वरना अगर हम गरिमा के साथ ऐसे ही बिहेव करते रहे तो वो युग से प्यार करने लगेगी। तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ उसे। हमने बचपन से प्यार नहीं किया, वो प्यार के लिए तरसती है और अगर युग से सच्चा प्यार करने लगा ना तो वो युग के लिए मर भी जाएगी। नित्या ने अपना सर पकड़ लिया। वो सोफे पर बैठकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो अजय। अजय ने हाथ बांधकर कहा, देखो अभी हमें गरिमा को प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि युग के प्यार का असर उस पर हो ही ना। हम गरिमा से बहुत प्यार से पेश आएंगे, उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे। अरे समझने की कोशिश करो, अगर गरिमा उस घर में चली गई और उसने सबको जहर दे दिया तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। पुलिस पकड़ेगी तो गरिमा को पकड़ेगी ना, हमें नहीं। यह सुनकर नित्या हैरानी से अजय को देखकर बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो अजय। अजय ने कहा, हम गरिमा की शादी करेंगे, लेकिन गरिमा
मेंशन में जाकर वो करेगी जो हम उसे कहेंगे, समझी। नित्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन गरिमा हमारी बात मानेगी? अजय बोला, क्यों नहीं मानेगी, उसे थोड़ी पता है कि हम उसके असली माँ बाप नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो हमें ही अपना असली माँ बाप समझती है। नित्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही बाहर आ गए। बाहर अभी हॉर्न की आवाज बज रही थी। अजय डाइनिंग टेबल पर बैठा और उसने गरिमा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जाओ गरिमा, चली जाओ। गरिमा ने हैरानी से अजय को देखा तो अजय बोला, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं वो आकर पूछ लेना, अभी जाओ, रोको उसे वरना वो कान के पर्दे फाड़ देगा। गरिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन वो हंसी नहीं, चुपचाप उठकर बाहर चली गई। गरिमा के चेहरे की मुस्कुराहट अब जाती जा रही थी। वो बाहर आई और उसने हाथ बांधकर युग को देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है? युग बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम नहीं आई इसलिए हार्न पर हार्न बजा रहा था। आओ बैठो, शॉपिंग करने चलते हैं। गरिमा बोली, युग, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। युग अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ गरिमा को ही देख रहा था। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम अपने आप आकर बैठ जाओगी या मैं बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें उठाकर गाड़ी में बैठाऊं? गरिमा ने ना में गर्दन हिलाई, एक गहरी सांस ली, युग के बराबर में बैठ गई। युग ने ड्राइविंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोकी और दोनों ही गाड़ी से उतरकर मॉल के अंदर आ गए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। युग भी आज कुछ ठंडा सा ही लग रहा था, शायद सच में हार्न बजाते बजाते थक गया था। फिर वो दोनों एक शॉप पर गए जहां लेडीज कलेक्शन था। युग तो जाकर एक चेयर पर बैठ गया और बोला, जो भी लेना है ले लो गरिमा। उसने एक नजर युग को देखा और बोली, तुम ही बता दो मुझे क्या क्या जबरदस्ती दिलाओगे युग। युग ने मुस्कुराकर गरिमा को देखा और बोला, अरे अजीब पागल लड़की हो, लड़कियां मरती हैं कि उनके पति कब उन्हें शॉपिंग करवाएं, और तुम्हारा पति मर रहा है तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए, और तुम हो कि ताने मार रही हो, शादी के बाद के लिए भी कुछ बचा कर रखो। गरिमा भी आकर युग के पास चेयर पर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ मन से नहीं आई हूँ कि जो पसंद आएगा वो ले लूं। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है दिला दो, फंक्शन में वही पहन लूंगी। यह सुनकर युग ने गरिमा को देखा और बड़े प्यार से बोला, यानी तुम मेरी जिद के आगे हार गई। गरिमा इस वक्त युग की आंखों में देख रही थी और युग गरिमा की आंखों में। धीरे धीरे गरिमा की अच्छाई इसके चेहरे पर झलकने लगी थी और युग उसके अंदर का गुस्सा भी उसके चेहरे पर आने लगा था। गरिमा ने जवाब नहीं दिया। युग ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गरिमा ने अपनी नजरें युग के चेहरे से हटाई और उठकर उस शॉप में इधर उधर लेडीज कलेक्शन देखने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से 2 साड़ी और एक लहंगा उठाया और युग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पेमेंट कर दो। युग ने मुस्कुराकर गरिमा को देखा और फिर उस शॉप में से 4-5 साड़ी उठाई, 2 लहंगे उठाए। गरिमा के हाथ में जो कपड़े थे वो भी उठाए और काउंटर पर रखते हुए बोला, सबको पैक कर दो। गरिमा पीछे से गुस्से में बोली, मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए। युग बोला, पहली बार शॉपिंग करा रहा हूँ, इतने कपड़े तो बनते हैं, और वैसे भी माँ ने कहा था कि 11 जोड़ी कपड़े कम से कम दिलवाना, तो ये शायद 11 ही हो गए। और तभी काउंटर पर बैठी हुई लड़की बोली, जी नहीं सर, 11 नहीं हुए। युग बोला, कितने कम है? काउंटर पर बैठी हुई लड़की ने कहा, सर 2 कम है। युग ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे एक नाइट ड्रेस दिखाई दी। युग उस ड्रेस के पास गया, उसने वो हैंगर से उतारी और फिर एक अनारकली सूट भी हैंगर से उतारा और दोनों लाकर काउंटर पर रख दिया। अगले 20 मिनट में गरिमा उन सारे कपड़ों को उठाकर चल रही थी और युग आगे आगे चल रहा था। गरिमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गई थी। वहीं युग जानबूझकर उस मॉल के चक्कर लगा रहा था। हर एक शॉप को देखकर बोलता, गरिमा यहाँ से कुछ खरीदना है, गरिमा यहाँ से कुछ खरीदना है, और गरिमा हर बार नामे गर्दन हिला देती। युग ने हल्का सा पीछे पलटकर गरिमा को देखा तो गरिमा उन सारे कपड़ों में परेशान हो रही थी। लहंगे बहुत भारी थे और युग ने सारा ही सामान गरिमा को पकड़ा रखा था, एक बैग भी खुद कैरी नहीं किया। और तभी एक शॉप आई जिसमें लेडीज फुटवेयर थे। युग बोला, खरीदना है गरिमा? गरिमा ने इस बार हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ खरीदना है। वो ये सब इसलिए बोल रही थी ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। गरिमा और युग दोनों ही उस शॉप के अंदर आ गए। गरिमा ने जल्दी से सामान रखा और एक सोफे पर जाकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसने अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस किया। गरिमा ने झटके से आंख खोलकर देखा तो युग उसके पैरों में एक सैंडल पहनाने की कोशिश कर रहा था। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। उसे युग का नेचर अब समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना पैर खींचते हुए कहा, मुझे 5 नंबर आता है, ज्यादा हीरो मत बनो।
युग ने पीछे हाथ खींचे और बोला ठीक है। इतना कहकर उसने शॉप में नजर घुमाई और करीब 11 जोड़ी सैंडल लाकर काउंटर पर रखते हुए बोला सबको पैक कर दो। गरिमा ने दांत पीसते हुए कहा मुझे बस एक चाहिए। युग बोला अब 11 ड्रेस दिए हैं तो सैंडल भी 11 ही होनी चाहिए ना। गरिमा मन ही मन बोली किसी दिन 11 सैंडल से ही पीट दूंगी। युग ने छोटी आंखें की और गरिमा से पूछा कुछ कहा तुमने। गरिमा बोली कुछ नहीं, मैं ये सैंडल नहीं उठाऊंगी। युग बोला उठाने भी तो तुम्हें ही पड़ेंगे। इतना कहकर उसने सेल्स बॉय को देखा और बोला इन सबको ऐसे पैक करना कि एक ही बैग में आ जाए। सेल्स बॉय ने एक बार गरिमा को देखा और एक बार युग को, फिर हाँ में गर्दन हिलाई और सारी सैंडल पैक कर दी। अगले 10 मिनट में गरिमा उन सैंडल के बैग को भी जैसे तैसे कैरी करके युग के पीछे पीछे चल रही थी। फिर एक कॉस्मेटिक की शॉप आई। युग बोला कुछ खरीदना है। गरिमा बोली नहीं कुछ नहीं खरीदना। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खुद से ही बोला बहुत परेशान किया तुमने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब देखो तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ। वहीं गरिमा अब चलते चलते थक गई थी और उसके हाथ से बैग छूट कर वहीं गिर गया। गरिमा उन सबको देखकर लगभग रोने को हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ में भी बैग को छोड़ते हुए कहा मैं ये सब नहीं उठाऊंगी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।